हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन पर, उसमें स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रन और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात हमने शुरू की थी। उसी क्रम में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, किस तरह के बच्चे जो है स्पेशल कंसिडर किए जाते हैं। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि विशिष्ट या असाधारण बालक की श्रेणी में प्रतिभा संपन्न एवं प्रतिभाहीन दोनों तरह के बालक सम्मिलित होते हैं। मतलब जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और दूसरे जो वीक होते हैं, दोनों। इन विभिन्न श्रेणियों में 5 तरह के विशिष्ट बालकों की अधिकता देखने को मिलती है। ऐसे तो कई टाइप्स हमने बात की, लेकिन कह रहा है कि 5 ऐसे हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखे जाते हैं, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जिसमें एक तो प्रतिभाशाली एवं प्रवीण, जिसको हम गिफ्टेड या टैलेंटेड बोलते हैं। दूसरा है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मानसिक रूप से मंद बालक। तीसरा है दृष्टि दोष से ग्रसित, दृष्टि दोष यानी जिसको देखने में दिक्कत है, तो यानी जो ब्लाइंड है या जो पार्शियली ब्लाइंड है। उसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पीच डिफेक्ट, भाषा में जिसको दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है। उसके अलावा जो श्रवण दोष से ग्रसित बालक होते हैं, यानी जो हियरिंग डिफेक्ट वाले होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं। इन्हीं 5 पर विस्तृत चर्चा करनी है हमको, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि जब आप लेबलिंग कर देते हैं कि फला बच्चा स्पेशल है, यानी आपने उस पर ठप्पा लगा दिया, तो उसके कुछ फ़ायदे होंगे, उसके कुछ नुकसान होंगे। फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उस पर बात करेंगे। यदि किसी बालक को असाधारण बालक, एक्सेप्शनल यू कैन से, या विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड घोषित किया जाता है, तो इस ढंग की घोषणा या नामकरण से कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ घाटे भी होते बताए गए हैं। प्रमुख फ़ायदे क्या हैं, देखिए। पहला पॉइंट, इस ढंग के नामकरण से बालकों का उपचार करने में मदद मिलती है। उपचार का मतलब यहाँ ट्रीटमेंट दे दिया है, तो ट्रीटमेंट वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो मेडिकली ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नो डाउट इसमें जो कुछ स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स से। बाकियों में डॉक्टर्स की कंसल्टेशन चाहिए होती है, ट्रीटमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं होता। जैसे अगर बात इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे की करेंगे, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होना कोई बीमारी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी दवा नहीं चलाई जाती। अब किसी बच्चे का इंटेलिजेंस कोशेंट अगर कम है या और चीज़ें हैं, बच्चा ऑटिस्टिक है तो बिहेवियर की प्रॉब्लम है उसकी, या बच्चे में स्पीच डिफेक्ट है, वो हकलाता है या वो स्टटरिंग करता है, स्टैमरिंग करता है, तो उस बच्चे के लिए कोई दवा नहीं बनी है कि उसको आपने वो दवा दे दी और वो बच्चा ठीक हो गया। या कोई लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, आपने उसकी कोई दवा चला दी वो सही हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ डॉक्टर्स की कम और काउंसलर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। करेंगे बात इस पर कि किसकी किसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसमें अब जैसे जो एक्सेप्शनल बच्चा है, जो असाधारण बालक है, गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चा है, अब उसको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। उसको समझने की ज़रूरत है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। वहाँ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कोई ब्लाइंड बच्चा है या कोई डेफ बच्चा है, तो ब्लाइंडनेस में क्या कुछ किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है
कि अगर वो पार्शली ब्लाइंड है तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंड ना हो, इसके लिए क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं डॉक्टर्स बताएंगे। या कहीं कुछ ऐसी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं क्या जो ऑपरेशन करने पर दूर हो जाएंगी, तो वहाँ डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उसी तरह से डेफनेस में क्या लेवल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, प्रोफाउंड है, क्या है, ये डॉक्टर्स चेक करके बताएंगे। स्पेशल एजुकेटर्स भी चेक करते हैं, तो डॉक्टर्स चेक करके बताएंगे। तो डॉक्टर्स ये भी बताएंगे कि बच्चा अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसकी रेजिडुअल हियरिंग क्या है। रेजिडुअल हियरिंग का मतलब होता है कि उसमें सुनने की क्षमता कितनी बची है। क्या वो दोनों कानों से इम्पेयर्ड है या एक कान से, या दोनों में परसेंटेज क्या है इम्पेयरमेंट का। क्या उसको वहीं रोका जा सकता है। प्रॉब्लम उसके कान में अगर है तो कहाँ है, एक्सटर्नल ईयर में है, मिडिल ईयर में है, इंटरनल ईयर में है, या कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है। क्योंकि कान पूरा सही होने के बावजूद अगर न्यूरो की कोई दिक्कत है तो हो सकता है सुनने में दिक्कत होगी उसको, तो वहाँ इलाज की ज़रूरत होती है। समटाइम्स मान लीजिए कि पर्दे की प्रॉब्लम आ गई कान में, जो ईयर ड्रम है, तो उसको ऑपरेट करके सही किया जा सकता है। या आजकल एक जो है नई तकनीक विकसित किए हैं लोग, कॉक्लिया इम्प्लांट करने की। कॉक्लिया वो जो कान के भीतर होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, तो उसको फिर से इम्प्लांट करके, हालांकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है लेकिन इस पर भी काम हो रहा है, रिसर्चेस हो रहे हैं। तो वहाँ ज़रूरत है डॉक्टर्स की, उनके, है ना। और अदरवाइज़ अदर केसेस में डॉक्टर्स क्या है, केवल सलाह देने के लिए काम आ सकते हैं। हर चीज़, हर एक्सेप्शनैलिटी, हर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम बात एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो वहाँ पर ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर वर्ड हो सकता है इंटरवेंशन और रेमेडी। आप कहेंगे आपकी रेमेडी का मतलब भी तो ऐसा ही कुछ होता है, हाँ, लेकिन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में रेमेडी वर्ड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। आपने सुना होगा रेमेडियल क्लासेस। अच्छे अच्छे विद्यालयों में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं, या कभी कोर्स जो मेन क्लासेस में कंप्लीट नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसके लिए भी रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं। या कुछ टेस्ट वगैरह लेने हैं अलग से, तो स्कूल आर के बाद रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं। जैसे हमारे नवोदय में अगर क्लास की टाइमिंग हमारे 8 से 12, 1 या 1:30 हुआ करती थी, तो फिर हमारी रेमेडियल क्लासेस 3:30 से 4:30 भी चलती थी। बीच में वो आराम करने का समय मिलता था। रेगुलर क्लासेस में आपको ड्रेस पहन के जाना होता था, रेमेडियल क्लासेस में आप इनफॉर्मल टी शर्ट लोअर वगैरह में आप जा सकते थे। तो ये वहाँ का ट्रेंड है। अदर स्कूल्स में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्लास आर के बाद अलग से जिन बच्चों को प्रॉब्लम है या जिस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है उसको डील किया जाए रेमेडियल क्लासेस में। तो वो भी रेमेडी, वो औपचारिक, वहाँ औपचारिक मैं नहीं कहूँगा बल्कि उपचारात्मक ज़्यादा बेहतर होगा। औपचारिक तो फॉर्मल हो जाएगा, यानी उपचारात्मक, उपचार वर्ड यूज़ आप करते हैं, लेकिन वहाँ जो आप रेमेडी देते हैं वो बेहतर रिजल्ट के लिए देते हैं, न कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए देते हैं। ठीक है, तो इंटरवेंशन अगर क्लियर हो जाता है ना कि किसी को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या वो किस तरह का स्पेशल चाइल्ड है, तो उससे इंटरवेन करने में मदद मिलती है, यानी वो प्रॉब्लम और न बढ़े या उस प्रॉब्लम से नुकसान कम से कम हो। ठीक है, जैसे अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, अगर समय से थोड़ा जल्दी, मतलब शुरुआती समय में ही अगर पता चल जाए कि इस बच्चे को दिक्कत है, तो जो अगर इलाज संभव है तो इलाज, या अगर वो संभव नहीं है तो प्लान करके हम उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। उसमें अगर हम ज़्यादा देर करते हैं तो भाषा का विकास नहीं हो पाता सही से, बच्चे का बहुत कम हो पाता है। ठीक है उसके अपने अपने तरीके। तो ये क्लियर है कि अगर जो है लेबलिंग कर दिया जाए तो ऑब्वियस है
कि बालकों के इंटरवेंशन रेमेडी या ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। कैसे मदद मिलेगी, दूसरा पॉइंट क्लियर करेगा आपको। इस ढंग के नामकरण से पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स को एक दूसरे के साथ इन बालकों के बारे में बातचीत करने, उनका समूहीकरण करने तथा शोध करने में मदद मिलती है। पेशेवर, कौन कौन से पेशेवर इन्वॉल्व होते हैं इसमें? क्या ये चीज़ इतनी आसान है? नॉर्मल या सो कॉल्ड नॉर्मल या रेगुलर टाइप के जो बच्चे हैं, जो इंक्लूसिव सेटअप में या नॉर्मल सेटअप जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पढ़ते हैं बहुसंख्या में, उनके लिए घर पर माता पिता हों और विद्यालय में टीचर्स हों सही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो ठीक ठाक है, उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, बेहतर माना जाएगा। लेकिन जो स्पेशल बच्चा है, क्या उसके लिए केवल टीचर और पेरेंट्स के होने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वहाँ टीचर भी उसको स्पेशल चाहिए। अगर बच्चा स्पेशल है तो उसको टीचर भी स्पेशल चाहिए, और ऐसे टीचर्स को कहा जाता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर को स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है कि ऐसे बच्चों को डील कैसे किया जाए। तो एक तो प्रोफेशनल वो हो गया स्पेशल एजुकेटर। अब स्पेशल एजुकेटर को ज़रूरत पड़ती है समय समय पर अलग अलग डॉक्टर्स से भी मिलने की। अगर कहीं पर वो पोस्टेड है और बच्चे में जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को और सही से समझना है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी होगी, और मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए ऑब्वियस है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो डॉक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल में स्पेशल एजुकेटर है। उसके अलावा काउंसलर, जो साइकोलॉजी पढ़े हुए लोग होते हैं, एक बाकायदे पोस्टिंग आती है स्कूल्स में काउंसलर की, तो काउंसलर की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन होता है, जो जहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल एबिलिटी को डील करना है जिसमें टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा इन चीज़ों में जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या जो NGOs वर्क कर रहे होते हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन लेकर के कोई एक सही रिसर्च, कोई एक सही रिज़ल्ट दे सके जो कि फर्दर जो है इनके इंटरवेंशन और रेमेडी में और हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो इस तरह से इनके डेवलपमेंट के लिए कई तरह के प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक साथ आ पाते हैं। जब क्लियर हो जाएगा कि फलां बच्चे को ये दिक्कत है, तो ऑब्वियस है कि उस पर मिलकर के सब काम कर सकते हैं। तो क्या काम कर सकते हैं? आपस में बातचीत कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, उनका समूहीकरण कर सकेंगे। किनका? उन बच्चों का। जैसे एक पर्टिकुलर विद्यालय में मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं, उन 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे मिल गए स्पेशल, तो उनकी ग्रुपिंग करके उनको कैसे उनका इंटरवेंशन वगैरह करना है उस पर बात करेंगे। और शोध की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम आने वाले समय में इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से डील कर सकें, हैंडल कर सकें। ठीक है, फिर इससे विशेष शिक्षा कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम करने एवं उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने में मदद मिलती है। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम यानी स्पेशल बच्चों को अलग से जो उनके शिक्षा के बारे में प्लानिंग की जाती है स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, वो करने में मदद मिलेगी। यहाँ एक बात मैं बताऊँ आपको, जब हम बात इंक्लूसिव सेटअप की करते हैं, वो सेटअप जिसमें हर तरह के बच्चों को साथ लाया जाता है, तो जब हर तरह के बच्चों को साथ लाया जाएगा तो ऑब्वियस है कि हमको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो सबके लिए अनुकूल हो, सबके लिए एडेप्टिव हो। वहाँ कॉन्सेप्ट आता है UDL का, UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। बाकायदे एक वीडियो कभी बनाएंगे उस पर, UDL पर। तो इंक्लूसिव सेटअप में हर तरह के बच्चों को लाने की जब भी उसकी कवायद की बात करेंगे तो UDL वहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा। बिना UDL के
बिना यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग के आप इंक्लूसिव सेटअप में सबको पढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि प्रोग्राम करना होगा, बाकायदे प्लान करना होगा किस तरह से उनको पढ़ाया जाए। और पढ़ाने के लिए ऑब्वियस है कि अलग अलग तरह के बच्चों के लिए वैसे भी क्लासरूम में अलग अलग TLM की ज़रूरत पड़ती है। TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। तो अब ऑब्वियस है कि एक जो ब्लाइंड बच्चा है उसको जिस TLM की ज़रूरत है उसमें आपको ऑडियो ज़्यादा होगा, वीडियो का कोई मतलब नहीं है, पिक्चर का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर ऑडियो वाला TLM ज़्यादा होगा, ब्रेल में लिखी चीज़ें होंगी। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा जो है उसके लिए, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, उसके लिए साउंड का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि अगर माइल्ड या मॉडरेट है तो वहाँ पर साउंड का जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है उनके लिए, सो दैट कि जो भी रेजिडुअल हियरिंग उनकी बची है उसका वो इस्तेमाल कर सकें और वो ख़त्म ना हो जाए, इसका भी ध्यान दिया जाता है। अब अगर बात करें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे की, उसके लिए TLM क्या बनाएंगे? उसके लिए क्या आप पूरा एक चैप्टर कवर करेंगे क्या एक दिन में? नहीं कर सकते। एक चैप्टर का एक टॉपिक शायद कवर कर पाएँ आप, या वो भी पूरा ना हो, उसको भी स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो इस तरह से जब आप क्लियर हो जाते हैं कि कौन बच्चा स्पेशल है, उसकी स्पेशल नीड क्या है, उसके हिसाब से आप एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान भी बना पाते हैं, और एजुकेशनल प्लान में ही क्लियर आप कर लेते हैं कि इसको किस TLM की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम क्या TLM बना सकते हैं, क्या ऑडियो विजुअल ऐड बना सकते हैं। फिर है एक पॉइंट, इस ढंग के नामकरण हो जाने से सरकार को भी उनके कल्याण संबंधी कानून बनाने में मदद मिलती है। मतलब जब आप ये क्लियर कर लेंगे, हर स्कूल में डेटा क्लियर रहेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं, सरकार के पास ये डेटा रहेगा, तो सरकार को भी पता रहेगा कि हमारी जो जनता है, इस जनता में कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं, कुछ परसेंट ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पेशल हैं, और स्पेशल बच्चे हैं तो इनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो इनके लिए कुछ कानून अगर बनाना हो, जैसे रिजर्वेशन की हम बात करें, जो PWD वाले बच्चे होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD कहा जाता है। एक एक्ट भी है 1995 में आया था, PWD एक्ट। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब उनको अगर किसी जॉब में रिजर्वेशन चाहिए तो उसका प्रोविज़न क्या है? सरकार ने क्या कानून बनाया? उसमें कानून ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसको पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है, और कितनी है? मोर देन 40%। 40% से लेस को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, 40% से एबव रहता है तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। और भी कई सारे कानून हैं, बात करेंगे कभी उन पर, वो भी सिलेबस का हिस्सा है। तो जब सरकार को पता रहेगा, एग्जैक्ट डेटा मालूम होगा, तो ऑब्वियस है कि कानून बनाने में आसानी हो जाती है। इस ढंग के नामकरण हो जाने से ऐसे बालकों की विशेष आवश्यकताओं यानी स्पेशल नीड्स को जनता जनार्दन की आंखों में विशिष्टता एवं प्राथमिकता से उछालने में मदद मिलती है। मतलब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी लोग हैं। चूँकि देखिए, ये तो सही बात है, अगर पब्लिक में ये बात क्लियर न हो कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मीडिया का साथ न हो या लोगों तक बात न पहुंच पाए सही से, तो वो अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन मिल नहीं पाता चीज़ों को, मुद्दों को, इश्यूज़ को। तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो लोगों की नज़रों में ये बात लाने के लिए भी ज़रूरी है कि उनकी लेबलिंग की जाए ताकि क्लियर रहे। लेकिन ये तो कुछ फ़ायदे रहे, कुछ नुकसान भी हैं। और वो नुकसान क्या है? कह रहा है, जब किसी बालक को असाधारण बालक या विशिष्ट बालक, खासकर औसत से नीचे आने वाली श्रेणियों के बालक का ठप्पा लगा दिया जाता है, हाँ? मतलब स्पेशल बना दिया जाए, उसको वीक कंसीडर किया जाए। जैसे हम लोगों को भी ग्रुप बनाना पड़ता है, तो हमसे हमारे सीनियर्स, हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल यही कहते हैं कि जो पुअर परफॉर्मर हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और अपने स्कूल डायरी में भी मेंटेन करो, टीचर डायरी में मेंटेन करो। तो
साथ में ये भी गाइडलाइन आई थी कि क्लास का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ही, क्लास के अलावा उन वीक बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो अब देखिए, जब मुझे बनाना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखूं इसका। क्लास तो वही है, अगर 4-5 बच्चे 10 बच्चे हैं तो इनके लिए क्या वर्ड मैं यूज़ करूं इनके ग्रुप का नाम। क्या वीक स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th लिख दूं या क्या लिखूं। तो मुझे लगा कि यहाँ जो एक वर्ड है ना, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये डेवलप न कर लें बच्चे, तो इसके लिए मैंने लिखा हार्ड वर्कर्स। ग्रुप का नाम मैंने रखा हार्ड वर्कर्स। इनडायरेक्टली मेरा मतलब यही था कि वो बच्चे जिनको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, लेकिन सीधे सीधे वीक कह देना, उसका ठप्पा लगा देना, इससे आप एज अ टीचर सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे। आप बच्चे में एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर कर रहे हैं। देखिए ये सच है, पहले के टीचर्स जो थे उनको बड़ी आज़ादी थी और उनका तरीका काम करता भी था, लेकिन अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चा चाहे कितना भी नेगेटिव परफॉर्मर हो, आप उसके लिए नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है। आपको हमेशा उसको मोटिवेट करना है, आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे वो डीमोटिवेटेड फील करे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि उनका जो आत्मसंप्रत्यय है, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उनका, वो पूरा हो जाता है। अपने बारे में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं वो, और उसका वैलिड रीज़न है। आपने ठप्पा लगा दिया तो ऑब्वियस उनको लगेगा कि वो औरों से कमतर हैं। और बात यहीं तक नहीं होती, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, इससे उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है। और जो पीयर्स हैं उनके, जो उनके साथी हैं, जो क्लासमेट्स क्लास फेलोज़ हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं होते ना, उन्होंने स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं ली है कि उनको पता है कि इन बच्चों को कैसे डील करना है। वो तो उनको अपने साथी की तरह ही समझेंगे। अरे सो कॉल्ड नॉर्मल रहने पर जब साथी मजाक उड़ा देते हैं जब मौका मिलने पर, तो ऐसी स्थिति में वो मजाक उड़ाएं तो इसमें कोई हाइपरबली नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो कर सकते हैं सर, दे डू दैट। हाँ, समय के साथ उनमें वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है, उनको भी इसके लिए ट्रेन करने की ज़रूरत है, टीचर को उसके लिए बाकायदे अलग से क्लास लेने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि वो अपने साथी का सम्मान करना सीखें। लेकिन ये होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जहाँ पीयर्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, वहाँ एक पर्टिकुलर बच्चे में अगर कोई दिक्कत है भी और दूसरा पीयर ग्रुप का बच्चा उसको ऐसे वर्ड यूज़ करता है, तो वो उसका बुरा नहीं मानता एक समय बदलने के बाद। जैसे कोई चश्मा लगाता है तो ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा होता है, चश्मिश कहते हैं लोग चश्मा यूज़ करने वाले को, है ना। या कोई पैर में किसी को दिक्कत है तो उसको उसके साथ ही लंगड़ा बोलते हैं, और वो उसको सुनते सुनते इतनी हैबिट हो जाती है कि वो बहुत बुरा नहीं मानता। हालांकि ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कौन बुरा मान रहा है कौन नहीं मान रहा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पीयर्स की बात उतनी भी परेशान उनको नहीं करती जितनी कि औरों की करती है ज़्यादातर केसेस में। कुछ केसेस में ये सारे डिस्टर्बेंसेस भी उनके साइकोलॉजिकल डिटेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और मात्र इस ढंग के नामकरण के आधार पर बालकों को सामान्य कक्षा से अलग रखा जाता है। आपने स्पेशल बना दिया तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आप एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब आप अलग कर दे रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम क्लास से अलग कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, उनमें अवांछित सामाजिक शील गुण विकसित होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अवांछित, जब वो अकेले पड़ जाएंगे, एलियनेटेड, आइसोलेटेड हो जाएंगे, तो कुछ अनवांटेड बिहेवियर डेवलप हो जाएगा उनमें, जो कि समाज के लिए सही नहीं होता।
जैसे नॉर्मली जब आपको कोएड पर बात करनी होती है, सह शिक्षा, कि लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाया जाए या अलग अलग पढ़ाया जाए, तो अभी भी ट्रेंड है अच्छी अच्छी जगहों पर अलग से बॉयज़ स्कूल हैं, अलग से गर्ल्स स्कूल हैं। हर सिस्टम के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। कोएड ना होने का नुकसान ये है कि भाषा संतुलित नहीं रह पाती क्लास में बच्चों की। अकेले केवल लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ भी, अकेले केवल लड़के पढ़ते हैं वहाँ भी कुछ भी बोल जाते हैं और वो हैबिट डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अनवांटेड बिहेवियर डेवलप हो सकता है अगर बच्चे को सेग्रीगेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और क्या पॉइंट है, इस ढंग के नामकरण के आधार पर शिक्षकों को स्कूल में विशेष शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंध करना पड़ता है। ऑब्वियस है, जब स्पेशल नीड के बच्चे क्लियर हो जाएंगे तो स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, योग्य शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। और कह रहा है यह ज़रूरत प्रायः पूरी नहीं हो पाती, जिससे उनकी समस्या बनी की बनी रह जाती है। सीबीएसई बेचारा सर्कुलर जारी करते करते परेशान है, स्कूल्स अभी भी ढंग से ध्यान नहीं दे रहे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां स्पेशल एजुकेटर्स की बाकायदे वैकेंसी आती है, उनकी नियुक्ति होती है। बाकी अपने आप को सीबीएसई का चैंपियन मानने वाला केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो, यहाँ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं आती है। या और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो कि स्पेशल एजुकेटर रखते हैं, काउंसलर्स रखते हैं, कुछ स्कूल वैसे ही काम चला लेते हैं। मतलब ये है कि ये सच है, ये कड़वा सच है कि हर विद्यालय को एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है कम से कम, क्योंकि हर विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे, हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। अब उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होने के लिए केवल उनका अंधा और बहरा होना ही ज़रूरी नहीं है, और भी कई समस्याएं हैं उनकी जिसके बारे में हमने बात कर ली है, जिसके लिए उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। भले ही उनको इंक्लूसिव सेटअप में रखा जाए, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना, उनका इंटरवेंशन, उनकी रेमेडी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक पॉइंट है। हालांकि ये पॉइंट कह करके बचा नहीं जा सकता कि उनको लेबल न किया जाए, ये तो सिस्टम की कमी है ना। अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, योग्य शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसमें लेबलिंग करने का क्या दोष। लेकिन हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। तो देखिए, मुझे लग रहा है अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक पॉइंट डिस्कस करने से क्या ज़रूरत, मतलब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपका। ऐसा नहीं, इस अभी तक जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप नॉलेज बेस्ड कह सकते हैं। जैसे वो एक पॉइंट मैंने बताया कि 40% या उससे ऊपर अगर डिसेबिलिटी है, 40% से अबव अगर डिसेबिलिटी है तो उसको जो है सर्टिफाई किया जाएगा, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये एक नॉलेज बेस्ड हो सकता है। बाकी तमाम चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने डिस्कस की वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, तब आप क्लियर कर पाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्लियर हो पाते हैं कि किस ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रतिभाशाली, गिफ्टेड या टैलेंटेड चिल्ड्रन की विशेषताओं के बारे में, तो कहा जाता है कि जिनका इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको आप बोलते हैं बुद्धि लब्धि, IQ शॉर्ट में कहा जाता है, 120 या उससे ऊपर होती है, उनको टैलेंटेड कहा दिया जाता है। ये एक पुरानी परंपरा रही है, ज़्यादा समय से चली आ रही। अब ये भी देखिए कि नॉलेज बेस्ड हो गया है ना, 120 या उससे ज़्यादा। लेकिन इसमें भी झोल है। क्या है? स्पष्टतः इस तरह की परिभाषा में प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की पहचान मात्र उसके इंटेलिजेंस के आधार पर की जाती है, परंतु आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को मात्र बुद्धि के रूप में परिभाषित करने की प्रथा को दोषपूर्ण बताया है, और इसके आधार पर ऐसे बालकों की पहचान संभव न होने का दावा प्रस्तुत किया है। दे क्लेम दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ असेसिंग intellectual ability of a particular child is not appropriate. ये तरीका सही नहीं है केवल IQ टेस्ट करके डिक्लेयर कर देना कि कोई गिफ्टेड या टैलेंटेड है। केवल ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता।
ये एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन केवल यही इज़ नॉट द पैरामीटर। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को इस तरह परिभाषित किया जाना काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है। मैंने उनको बड़ा एक दायरे में बांध देता है, एक सर्कमस्क्राइब कर दे रहा है उसको, एक सीमा में बांध दे रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये साइंटिफिकली साउंड नहीं है, दुरुस्त नहीं माना जाता। तो क्या किया जाए, और क्या क्राइटेरिया हो सकती है? क्राइटेरिया, यू अंडरस्टैंड, क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है। ठीक है, मेकर एवं टॉरेंस 1977, ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, स्पष्ट किया है कि आजकल मात्र बुद्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को परिभाषित नहीं किया जाता। इन लोगों के अनुसार, किसके अनुसार? मेकर और टॉरेंस के अनुसार, ऐसे बालकों को निम्नांकित 7 तरह के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के संयोग के आधार पर पहचान की जाती है। और देखिए, जब पॉइंट आप समझिएगा तो आपको भी लगेगा कि ये सही कह रहे हैं। केवल इंटेलिजेंस कोशेंट पर ही फोकस नहीं होना चाहिए हमारा, और भी पैरामीटर्स हैं। पहला तो है बुद्धि प्राप्तांक, इंटेलिजेंस स्कोर, जिसमें आप आईक्यू की बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, हो सकता है किसी बच्चे का आईक्यू आपको कम नज़र आए अगर आप आईक्यू टेस्ट करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी स्कोर उसका ज़्यादा हो सकता है। कोई एक ऐसा बच्चा हो सकता है जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बच्चा क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। ये ठीक वैसा ही है, वो एक जो आप आईक्यू की बात करते हैं, हालांकि आईक्यू जब आप देखते हैं, अगर फॉर्मूले की बात करें तो आईक्यू का मतलब क्या है, वो मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है ना। मेंटल एज यानी मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज यानी शारीरिक आयु। शरीर से आप कितने उम्र के हैं और मानसिक उम्र क्या है आपकी, तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु होते 100। वो तो रहा आईक्यू आपका। तो एक टेस्ट लिया, उसके आधार पर आईक्यू डिसाइड कर लिया, तो वो ब्रह्मलेख थोड़ी हो गया कि बस जो वो डिक्लेयर है तो वही डिक्लेयर्ड है, ऐसा नहीं होता है। तो एक तो वो रहा आईक्यू। दूसरा क्रिएटिविटी, तो वही मैं कह रहा था कि हो सकता है कि किसी का आईक्यू कम हो ऐसे किसी असेसमेंट में जिसे टेस्ट किया जाता है आईक्यू का, लेकिन हो सकता है कि उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो क्या वो गिफ्टेड नहीं है? क्या वो टैलेंटेड नहीं है? अचीवमेंट स्कोर, एकेडमिक की बात करते हैं, स्पेशली अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अपने क्लास में, एग्ज़ाम में, तो वो टैलेंटेड माना जाता है ऑब्वियसली। उसके अलावा शिक्षकों की नज़र भी पारखी होती हैं, कई वर्षों का अनुभव काम आता है, पता चल जाता है उनको कि क्लास में कौन ने, मतलब अपने वो कंसिडर कर लेते हैं, अरे ये तो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, बहुत तेज है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका आधार केवल उनके ऑप्टेन मार्क्स ही हों, है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में जो क्लास में रिस्पांस बहुत अच्छा देते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं और बातें करते हैं और तमाम तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनके नॉलेज का लेवल क्या है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिटन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में अच्छे होते हैं, है ना। तो टीचर नॉमिनेट करे, बताए कि हाँ फलां बच्चा टैलेंटेड है, तो माना जाएगा। हाँ, वहाँ पर कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, पहले से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। माता पिता, माँ बाप को भी पता होता है, हर माँ बाप को, अगर वो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो पता होता है कि उनके बच्चे की स्थिति क्या है, उनके बच्चे को किस लेवल में रखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। वो बच्चा एवरेज है कि कमज़ोर है, अगर कमज़ोर है तो किस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट में है, और अगर टैलेंटेड या तेज़ है तो कैसे। उसके अलावा पीयर नॉमिनेशन है ना, बड़ा मैटर करता है ये पीयर नॉमिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को खुद नहीं पता है कि उसकी योग्यता क्या है, लेकिन या बच्चा जो है वो हनुमान जी है ना, वो भूल गया अपनी शक्तियों को, तो उसको जामवंत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जामवंत बनते हैं उसके पीयर वाले, वो बताते हैं अरे तू कर लेगा, तू बहुत लायक है। वो बूस्ट करते हैं, बताते हैं उसको, उसकी योग्यता याद दिलाते हैं। हर क्लास में अगर बच्चों से पूछा जाए, पीयर ग्रुप से पूछा जाए, तो पता चल जाता है
जैसे मैंने जब कॉपी चेक की एक बार, इंग्लिश की कॉपी चेक की बच्चों की, एक बच्चे का मार्क्स आया 59। बाद में उसने रीचेक अपने से किया तो पता चला कि 10 नंबर ऐड करना भूल गया था। तो जब वो 59 उसका आया था तो उस समय वो क्लास का टॉपर नहीं था, उससे ज़्यादा कुछ बच्चों का नंबर था। लेकिन जब वो 59 से 69 आ गया तो उसके क्लास के बच्चे भी संतुष्ट हुए, बोले हाँ सर, राहुल ही तो टॉपर रहा है हमेशा से इंग्लिश का। तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आई कि कैसे एक पीयर इमेज जो है उस बच्चे की, अपने पीयर्स में जो इमेज है, उसकी जो पिछले परफॉर्मेंस है और मेरा असेसमेंट, कैसे सारी चीज़ें जाके एक सेंटर में आ गई, मर्ज हो गई जा करके। तो वहाँ देखिए, वहाँ टीचर का जो असेसमेंट है वो भी डिक्लेयर कर रहा है कि बच्चा गिफ्टेड है, उसके पीयर भी बता रहे हैं कि बच्चा गिफ्टेड है, और उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस भी बता रही हैं कि बच्चा गिफ्टेड है। तो मतलब वही कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड होकर के आती हैं सामने, तो हम कहेंगे कि बच्चा गिफ्टेड है। ठीक है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि टॉरेंस एवं मेकर आदि मनोवैज्ञानिकों ने किसी बालक को प्रतिभाशाली और प्रवीण कराने के लिए मात्र बुद्धि, उपलब्धि एवं सृजनात्मकता में श्रेष्ठता को आधार नहीं माना है, बल्कि शिक्षकों, साथियों, माता पिता और स्वयं द्वारा भी, अच्छा स्वयं भी है इसमें, एक सेल्फ नॉमिनेशन भी है, बच्चे को, कुछ बच्चों को अपनी कैपेसिटी पता होती है ना, तो सेल्फ नॉमिनेशन, इन चीज़ों को भी आवश्यक माना है। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने प्रतिभाशाली प्रवीण बालकों को वैसे बालक के रूप में परिभाषित किया है जो उन सारे क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्षमता रखते हों जो समाज की नज़रों में महत्वपूर्ण होता है। इसी को अगर इंग्लिश में हम बात करें, नीचे दिया है डेफिनेशन, दैट चाइल्ड इज गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चाइल्ड, टैलेंटेड होना चाहिए ना, who shows an excellent performance in any area of human behavior that is important to society। सोसाइटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है कोई भी एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसमें अगर वो बेहतर परफॉर्म करता है, एक्सीलेंट परफॉर्म करता है, तो हम कहेंगे कि बच्चा गिफ्टेड या टैलेंटेड है। किसका कहना है ये? टॉरेंस का, बुक का नाम है डिस्कवरी एंड नर्चरेंस ऑफ गिफ्टेडनेस इन द कल्चरली डिफरेंट, 1977। ठीक है। चलिए, तो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे फिर कभी। धन्यवाद।